बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं और उनके ये बदलते तेवर और उनके बदलते हुए रंग जो हैं उन्होंने काम दिखाना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि एक पूरे का पूरा ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी रियासत, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी और पूरे के पूरे इदारे जो हैं वो एक मफरूर, मतलूब, मुजरिम, सजा याफ्ता शख्स के ताबे हो जाएं और वो जो हुक्म सादिर करें उनकी हुक्म की तामील में सरे तस्लीम खम किया जाए और चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद किया जाए। ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े तगड़े लोग जो हैं वो समीना व अताना वाली बात है कि हमने सुना और उसकी इताअत की, वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम है, एक रियासत है, रियासत के अंदर बहुत सारे इदारे हैं और वो बहुत सारे इदारे जो हैं वो इतनी जल्दी राम नहीं होते, वो इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करते। तो सिस्टम ऑन है और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी ऑन हो चुका है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मज़ाहमत काफ़ी हो रही है। अब देखना है कि इस मज़ाहमत को किस तरीके से रोका जा सकता है और मज़ाहमत को मफाहमत में कैसे तब्दील किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि समझ आ रही होगी ये कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें आम के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें ख़ास के लिए होती हैं। तो ख़ास को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मरीम साहिबा कहती हैं, मरीम साहिबा ने ये कहा है कि जनाब माइनस नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते। नवाज शरीफ होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, खान साहब माइनस होंगे, नवाज शरीफ साहब इन होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और उसके लिए वो ये भी कहते हैं कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएं और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। और फिर अगली बात उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत में नहीं करेंगे। जाके बता दो, ना ही कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा, ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। मौलाना को भी बता दो, जरदारी साहब को भी बता दो और बताने वालों को भी बता दो कि हम वन मैन शो होगा, हम अकेले खेलेंगे, सोलो फ्लाइट होगी और हमारे इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम आपको हुक्म देते हैं। तो वो हुक्म आ चुका है। तो बहरहाल इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अब आगे जो आपके कुछ बातें करूंगा वो इतना आसान नहीं है। ये काम इतना आसान नहीं है। उसकी रीज़न है कि ये रियासत है, स्टेक होल्डर्स कोई एक नहीं है, स्टेक होल्डर्स बहुत हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब सबको आप माइनस कर दें, सबको माइनस करके 1+ करें और कुन फयकून वाला काम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये इख्तियार किसी के पास भी नहीं है, ना ये इख्तियार वालों के पास है, ना ही इख्तिदार वालों के पास है। बहरहाल कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसकी रीज़न बड़ी सॉलिड किस्म की है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल कूल एंड काम अपना काम कर रहे हैं और अपनी जूम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े गुफ्तगुएं कर रहे हैं और रिलैक्स हैं। कल भी वो आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गए, GIT के सामने गए, पुलिस वालों के सामने पेश हुए, सब कुछ किया, अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा के आराम से लाहौर चले गए। अब कल आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी और उस कल 2-3 काम हुए। एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ की, परसों की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर एक करारदाद पास हो गई कौमी असम्बली से आनन फानन। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अदद तकरीर झाड़ दी और ख्वाजा आसिफ साहब फ़ौज के हक़ में बात करें तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और मरीम साहिबा फ़ौज की तारीफ़ करें तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि ये कैसे मुमकिन हो सका। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तकरीर की और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और उसमें बता दिया और एक करारदाद पास कर दी कि जनाब इमरान खान साहब और 9 मई के वाक़यात और इमरान खान और पार्टी चेयरमैन और दीगर लोग, इनके खिलाफ जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाना ऐन कानून है और ऐन आइन है और इनको जल्दी जल्दी ये काम कर देना चाहिए, इस पर डिले नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ हो रहा है और क्या ख्याल है कि ये सब कुछ इतना आसान है, जबकि दूसरी जानिब हर जगह से इस बारे में महा मज़ाहमत हो रही है, हर तरफ से थू थू हो रही है कि ये कौन सी पार्लिमान है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा आइन है। अदालती फैसलों के बावजूद कि शर्मनाक तरीके से एक पार्टी लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात, और उसमें पार्लिमान में, यानी कि पार्लिमान जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी की अलामत है, वहाँ से एक गैर आइनी जो इक़दाम की आवाज़ उठे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसी जमहूरियत है। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन एक बता दूं कि
مریم صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یہ تو چاہتے ہیں خواجہ صاحب ہوں، رانا صاحب ہوں، یہ تو چاہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دلوا دی جائے، ایک کرنل صاحب آئیں، آ کے بیٹھیں، فیصلہ سنائیں اور یہ ساری عمر تاحیات جیل چلے جائیں جی، لائف ٹائم جو ہے پریزمنٹ ہو جائے، یہ ان کی خواہش ہے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی تغدو کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس فیملی سے ہر طرح کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کو جب پھانسی دی گئی تھی تو صرف ایک جماعت تھی جو کہ سب سے زیادہ، اس وقت جماعت بھی نہیں تھی، خاندان تھا، بلکہ وہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ اور کس وجہ سے خوش تھا؟ اس لیے خوش تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا تھا، ان کے کارخانوں کو نیشنلائز کیا تھا، اور اس لیے یہ خاندان جو ہے، اس خاندان کو خاص طور پہ پھر لایا گیا تھا اور اس کو بنایا گیا، سنوارا گیا، اور ہمارے جنرل حمید گل صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، عظیم الشان آدمی تھے، تو انہوں نے پھر بتایا بھی ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا، ان کے ذمہ لگایا گیا، اور لیفٹ کی پارٹیز کو ختم کرنے کے لیے، جو لبرل اور روشن خیال ڈیموکریٹ پورے کے پوری لاٹ کو ختم کرنے کے لیے اس خاندان کو، تو اس میں بھٹو صاحب کی پھانسی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اس بھٹو کی پھانسی کو صرف ایک ہی آخر دم تک جو جشن مناتے رہے وہ یہی تھے، اور اس کے بعد پھر یہ آئی جی آئی اور آئی جی آئی سے ہوتے ہوئے پھر نون لیگ، جنیجو لیگ اور جنریشن نون لیگ، یہ ہے سفر۔ تو اس لیے یہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پلک جھپکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی وہ آج تک وہ جو زخم ہے لوگوں کے ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے، اور وہ آج بھی وہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سب سے دوسرا بڑا صوبہ سندھ کے عوام آج بھی نہیں بھولے کہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام آج نہیں بھولے کہ ان کے سربراہ کو، ان کے قائد کو، ایک بے گناہ شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، سزا موت، اور پھر آنریبل ججز نے بعد میں پھر معافیا بھی مانگی، اور مرنے سے پہلے ججز معافیا مانگ کے گئے۔ تو اب بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرغی بچ جائے، خواہ وہ پوری ریاست اور خواہ وہ پوری فوج کا ادارہ، جتنا مرضی وہ تکلیفیں ہوں، جتنی مرضی تنقید ہو، جتنا مرضی ایک کئی دہائیوں تک یہ زہر جو ہے رستہ رہے، وہ اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا مسئلہ حل کریں، عمران خان صاحب کو فارغ کریں، ذوالفقار علی بھٹو بنانا ہے ذوالفقار علی بھٹو بنائیں، کچھ اور بنانا ہے کچھ اور بنا دیں، لیکن ہمارا پتہ صاف کریں، ہمارا راستہ صاف کریں، ان کا پتہ صاف کریں۔ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا ایزی ہے نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، کل قرارداد پاس کر دی گئی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں کل خاموش رہی، اور لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں جناب کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کیا لینے ہیں؟ زرداری صاحب جتنے دن بھی لاہور رہے ہیں اس پہ کافی تکلیف محسوس کی گئی ہے، اور انہوں نے مریم صاحبہ نے اوپنلی کہا ہے، اور اب وہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کے جتنے بھی ماؤتھ پیس ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھائی زرداری صاحب کا پنجاب میں کیا کام، پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کیا کام، ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، اور ہم نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ مولانا صاحب کو بھی میسج دے دیں کہ پنجاب میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، پنجاب ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، لہٰذا پیپلز پارٹی کو بھی وہاں سے چلتا کیا۔ اور اس کے بعد جبکہ پی ڈی ایم ہے، یہ گورنمنٹ جو ساری کی ساری بنی ہے، تو وہ زرداری صاحب نے بھی کافی یہاں پہ پورا کھیل تیار کیا تھا۔ تو اس کے بعد بلوچستان سے بھی ان کو کہا گیا جی بلوچستان میں بھی یہاں سے بھی آپ نکلیں، یہ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں، آپ صرف سندھ تک رہیں، اندرون سندھ تک بس کافی ہے، جو سندھ آپ کو ملا ہوا ہے، اس سے زیادہ کا نہ سوچیں۔ تو لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اگلا سیٹ اپ بھی وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ ہوں گی، اور اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا جانے کام بھی۔ تو یہ سارے کا سارا وہ کہتے ہیں بھائی ہم پھر کدھر ہیں، زرداری صاحب اور وہ سارے، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف ہیں۔ اور پھر بات ہوتی ہے جب جو پاور کوریڈورز میں، تو مریم صاحب سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو لگایا ہے نا، ہم نے آپ کو لگایا، ہم نے آپ کو اختیار دیا، ہم نے آپ کو اقتدار دیا، ہم نے آپ کو سیٹ دی، تو آپ زرداری صاحب کی طرف بھی مت دیکھیں، آپ عمران خان صاحب کی طرف مت دیکھیں، کسی اور کی طرف مت دیکھیں۔ ہم نے لگایا ہے، ہم لگا بھی سکتے ہیں، ہم ہٹا بھی سکتے ہیں، جیسے اکتوبر 99 میں ہم نے کر دیا تھا، میاں صاحب نے کر دیا تھا، شجاع آباد میں جا کے مریم صاحب نے تقریر کی، تقریر میں یہی میسج دیا کہ بھائی ایک واحد نواز شریف صاحب ہیں جو لگا بھی سکتے ہیں اور ہٹا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس پہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ کہ جب آپ کہیں گے کہ جناب بس اب اگلا سیٹ اپ بھی سارے کا سارا ہمارا ہے اور باقی سب کو آؤٹ کر دیا،
मौलाना साहब ने की बड़े मासूम से मुंह में मासूम से अंदाज में बात की थी कि जी PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि हम सारे मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा काम तो हो गया, हमने PTI तोड़नी थी तोड़ दी JKT के जरिए, और JKT के जरिए तोड़ के और उसके बाद हमने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP बना दी है। ये सारे लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और वोट बैंक भी PTI का तकसीम होगा, हमारा वोट बैंक दरमियान में आराम से निकल जाएगा। एक हल्के में एक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक, एक IPP का बंदा खड़ा होगा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ा होगा, दोनों एक तरह के होंगे, दोनों के वोट तकसीम होंगे, मुस्लिम लीग नवाज आराम से सीट निकाल लेगी, बात खत्म। तो हमें ना पीपल्स पार्टी की जरूरत है, ना मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता TLP के साथ हम बातचीत कर लेते हैं, TLP के साथ मिला लेते हैं, उनको बाद में एक आध वजारत देनी पड़ी तो दे देंगे। ये सारे का सारा एक प्लान तरतीब दिया गया, लेकिन हो क्या रहा है और ये सारा कुछ कब होगा? ये तब होगा जब इमरान खान साहब को फौजी अदालत के जरिए सजा दिलवाई जाएगी, और ये सजा 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। और ये सजा कब होगी ये अभी नहीं इनका इरादा शुरू करने का। ये कब होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक टाइम फ्रेम बना के रखा हुआ है, उस टाइम टेबल के मुताबिक इन्होंने आगे करना है और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। लेकिन अगली बात फिर ये बता दूं कि ये सारे के सारे प्लानिंग्स हैं, ख्वाहिशात हैं, अहकामात हैं, हुक्म हाकम है, लेकिन क्या एज इट इज इसी तरह से हो जाएगा? और क्या जो कुछ पिछले 9 मई के बाद से आज तक जो कुछ हुआ, क्या वो सारा का सारा अफोर्ड हो जाएगा? क्या वो सारा का सारा हजम हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। और उसी लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तेवर बदले। जरदारी साहब दुबई चले गए हैं और चेयरमैन नादरा का इस्तीफा भी इन्होंने ले लिया है। वो भी एक धांधली का नया मंसूबा है, पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब रजा रबानी साहब क्या फरमाते हैं? रजा रबानी साहब को अब ख्याल आया और उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुल्जमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की हम मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। वो कहते हैं कि 9 मई के मुल्जमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने की हम मुखालफत करते हैं और ये काम नहीं होना चाहिए, ये किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगली बात, जो टेस्ट ट्यूब बेबी सियासी जमातें बनाना छोड़ दें, क्योंकि ये सियासी जमात चौधरी सरवर साहब ने सारे का सारा पोल ही खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई है, ये तो सारे का सारा फैसिलिटेट कर रहे हैं जनाब, सहूलतकार बने हुए हैं नून लीग के, और उनके लिए सारा कुछ हो रहा है। तो ये काफ लीग हमारी किधर गई? हमें जो लॉलीपॉप दिया हुआ था वो किधर गया? जरदारी साहब किधर गए? पीपल्स पार्टी, मौलाना, ये तो सारों के साथ ही हैंड करने जा रहे हैं। तो ये सब के सबको मामू बनाया जा रहा है। तो लिहाजा वो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी सियासी जमातें बनाना छोड़ दें, रजा रबानी साहब फरमा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं, इससे आगे ना जाए, क्योंकि अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं कि जनाब इसको एक्सटेंड कर दें जब तक के मस्बत नताइज ना आए। फौजी अदालतों में मुकदमात की तायीद कौमी असम्बली ने करारदाद की सूरत में की, पार्लिमान को ऐसा करना ये शेवा नहीं देता। ये रजा रबानी साहब कह रहे हैं कि ये जो पार्लिमान ने कल हरकत की है, कौमी असम्बली ने करारदाद पास की है, ये शर्मनाक है और इसको नहीं होना चाहिए। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के अगरचे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन ये मावरा आइन कवानीन नहीं है। हमें फौजी अदालतों के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना चाहिए और हमारे पास आइन मौजूद है, हमें उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए और ना कि फौजी अदालतों से अपने मुखालिफिन को फारिग करें और अपने शहरियों को फौजी अदालतों के जरिए मुकदमात करवा के उनको सजाएं दिलवाएं। अफसोस कि आज अदलिया, पार्लिमान और ब्यूरोक्रेसी आइन की अपनी तशरीह कर रही है। पहले भी ऐसे तजर्बे किए जाते हैं और नाकाम हो चुके हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी सियासी जमातें ये मसले का हल नहीं है, इसके खौफनाक नताइज सामने आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो निगरान हुकूमत बने वो इजाफी मुद्दत में मौजूद रही तो इसके भी खौफनाक नताइज होंगे। यानी पंजाब की निगरान हुकूमत भी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी, उसके भी उन्होंने बताया। और अगर कौमी असम्बली में यह हरकत की गई, तवील दौरानिया का निगरान सेटअप लाने की कोशिश की, तो उसके भी खतरनाक नताइज होंगे। जो निगरान हुकूमत बने वो इजाफी मुद्दत में मौजूद रही तो इसके खौफनाक नताइज बरामद होंगे। निगरान हुकूमत की बजाय आइंदा आने वाली हुकूमत IMF से मुआहिदा करे, हर इदारा आइन के दायरे में रहते हुए किरदार अदा करे। आइन पर अमल दरामद जरूरी है और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क में इक्तसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है और रूल ऑफ लॉ की बात इमरान खान साहब भी करते हैं। ये सारी वो बातें जो इमरान खान साहब करते हैं वही बातें आज रजा रबानी साहब ने की हैं। तो देखना यह है कि हुक्म हाकम वापस होता है या नहीं होता, या फिर यही कहा जाता है कि नहीं
جو حکم دیا جا چکا ہے اس کی تعمیل کریں۔ بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔